मैंने ब्रायर लेन पर एक याददाश्त खो चुकी लड़की को पाया और उसे अपने घर ले आया। वह बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि वह मेरी मंगेतर है। उसने सच में मेरी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन फिर उसकी याददाश्त वापस आ गई। वह एक ताकतवर सीईओ निकली। आखिर में वह बिना पीछे देखे अपनी दुनिया में लौट गई, लेकिन 2.5 साल बाद हमारी फिर मुलाकात हुई। मैं चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। फियांसे, क्या तुम्हारी याददाश्त भी चली गई? मैंने क्लोई स्टर्लिंग को फिर से स्कूल में देखा। उसने स्टर्लिंग लाइब्रेरी दान की थी। यूनिवर्सिटी ने उनका इंटरव्यू आयोजित किया था। मिस स्टर्लिंग, आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। आपने शिक्षा में निवेश करने का फैसला क्यों किया? मैं चाहती हूँ कि हर वह इंसान जो सीखना चाहता है उसके पास पढ़ने के लिए किताबें हों। यह मेरी एक इच्छा है। क्या यह इच्छा आपके अतीत से जुड़ी है? क्लोई चुप हो गई। 3 साल पहले उसकी याददाश्त चली गई थी। किसी ने उसे दूर दराज के ग्रामीण इलाके में छोड़ दिया था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन 1 साल झेला और किसी को इसकी खबर नहीं थी। मैं ऑडिटोरियम में बैठा उसे दूर से देख रहा था। क्लोई शानदार, शालीन और ठंडी दिखाई दे रही थी। मैं सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसने फाइनेंशियल एड के लिए आवेदन किया था। हमारे बीच 100 गज से भी कम दूरी थी। फिर भी हमारे बीच एक ऐसी खाई थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। मेरा रूममेट उसे देखकर पूरी तरह मोहित हो गया। वाह, कितनी खूबसूरत है। यही मेरी वाइफ है, मतलब मेरी वाइफ। बहुत से अमीर घरों के बच्चे इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं, लेकिन क्लोई जैसी, जिसकी खूबसूरती बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी पीछे छोड़ दे, वह लाखों में एक है। इसलिए सब मजाक में उसे अपनी वाइफ कहते थे। अरे सुना क्या, मेरी वाइफ 3 साल पहले गायब हो गई थी। मैंने सुना था कि वह मिसिंग नहीं थी, बल्कि विदेश पढ़ने गई थी। ईथन, क्या तुमने कुछ सुना? नहीं, कहते हैं वह नॉर्थ स्टार हाईलैंड्स में मिली थी। ईथन, तुम तो वहीं के रहने वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता चला? नहीं, मैं बहुत खराब झूठा था। अच्छी बात यह थी कि फाउंडर्स हॉल में हल्का अंधेरा था। उसने मेरे चेहरे पर छिपे अपराध बोध को ढक लिया। 3 साल पहले क्लोई सिर्फ वहां नहीं थी, वह मेरे साथ रहती थी। हमने 1 साल से भी ज्यादा समय साथ बिताया था। हमारी सबसे करीबी यादों में हम एक ही बिस्तर पर एक दूसरे को बाहों में लेकर सोते थे, लेकिन वे सारे राज हमेशा के लिए दफन रहने चाहिए थे। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ खत्म हुआ। एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया। मिस स्टर्लिंग, हमने सुना है कि आपका एक फियांसे है। क्या यह सच है कि आपने उसके नाम का टैटू अपने शरीर पर बनवाया है? सबको गपशप पसंद होती है और पूरा हॉल तुरंत उत्साह से भर गया। ये सवाल विषय से जुड़ा नहीं है। ये केलेब मर्सर था। वह क्लोई के बगल में दूसरे गेस्ट के रूप में बैठा था। वह उसका सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट था। अफवाह थी कि दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और उनके परिवार भी एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये सच है। टैटू मेरी पल्स के ठीक ऊपर है। उसने अपनी स्लीव ऊपर की ओर एक अकेला अक्षर ए दिखाई दिया। पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। केलेब उसके ठीक बगल में बैठा था, और वह अक्षर आखिर किसके लिए हो सकता था? केलेब ने भी शर्माते हुए नीचे देखा, मानो वह बात की पुष्टि कर रहा हो। दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच हैं। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं सिर्फ वापस जाकर पढ़ाई करना चाहता था। बैक स्टेज स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मैडिसन ब्रुक्स ने मुझे रोक लिया। ईथन, बिल्कुल सही समय पर मिले। क्या तुम एक गेस्ट का कोट ला सकते हो? मैंने आज सुबह बर्गर बान खाया था और मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैडिसन का चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपना पेट पकड़कर खड़ी थी। वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसने मेरी फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन में बहुत मदद की थी। मैं मना नहीं कर सकता था, लेकिन वह गेस्ट क्लोई थी। इंटरव्यू खत्म हो चुका था। क्लोई पहले ही बैक स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। मैंने छिपने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मुड़ी और उसने मुझे देख लिया। उसकी नजर कुछ देर तक मुझ पर टिकी रही। अब भागना शक पैदा करता, इसलिए मैं शांत खड़ा रहा। आखिर मेरे चेहरे पर मास्क था। क्लोई ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम यहाँ के स्टूडेंट हो? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारा नाम? हेज। मैंने सिर्फ अपना लास्ट नेम बताया। केलेब ने उसे रोक लिया और उसे वहां से ले गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तब तक मैं जा चुका था, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया था। मैंने उनकी आखिरी बातचीत सुन ली। देखना बंद करो, उसका लास्ट नेम हेज है। वह वही नहीं है। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं। तो अगर वही हुआ तो क्या? उसने तुमसे बहुत बड़ा पैसा ऐंठ लिया था। मैंने अपनी नजरें झुका लीं और हल्का सा कांपने लगा। वह सही कह रहा था। मैं लालची हो गया था और मैंने क्लोई को बेच दिया था। उस समय मैं अपने पिता का लास्ट नेम इस्तेमाल करता था और फ्रॉस्ट हॉलो में रहता था। हम कितने गरीब थे। हमारे पास चावल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। माँ दूसरे लोगों द्वारा फेंके गए सड़े हुए नूडल्स उठा लाती थीं। उनमें लगे कीड़ों को धोकर साफ करती और फिर हमारे लिए पकाती थीं। जब मैं 17 साल का था, तब एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। सारी सड़कें बर्फ से बंद हो गईं। गांव के प्रवेश द्वार पर मुझे क्लोई मिली। वह वहीं बैठी थी, खाली निगाहों से सामने देख रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्लोई। वह मुश्किल से बोल पा रही थी और साफ था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों से मुझसे विनती करने लगी। ठंड, भूख, अगर वह एक रात भी वहां रहती तो उसकी मौत हो जाती। हमारे गांव में हर सर्दी लोग ठंड से जमकर मर जाते थे। शराब पीकर बर्फ में गिर जाने वाले लोग अगली सुबह जमे हुए मिलते थे। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था,
लेकिन यह एक इंसानी जान थी। मैं उसे अपनी आंखों के सामने ठंड से मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। वह मुझसे कुछ साल बड़ी लगती थी, इसलिए मैं उसे क्लोई कहकर बुलाने लगा। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके सारे निशान मिटा दिए हों। मैं हर जगह उसके परिवार को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। हमारे कस्बे का सिस्टम सब जानते थे। वहाँ के क्लर्क्स अपनी जान पहचान के दम पर नौकरी पाए थे और कोई काम नहीं करते थे। वे हमारी मदद क्यों करते? उन्होंने हमसे कहा कि घर जाकर इंतजार करो। हमने पूरे 1 साल तक इंतजार किया और इस तरह वह बेचारी हमारे साथ ही रहने लगी। मेरे भी अपने स्वार्थ थे। माँ बीमार थीं और अक्सर बातें भूल जाती थीं। कॉलेज में जाकर मुझे पता चला कि उसे अल्जाइमर्स कहते हैं। उसका कोई इलाज नहीं था। मैं हर दिन माँ की देखभाल करता, पढ़ाई करता और छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। क्लोई के आने के बाद कम से कम मुझे वे छोटे मोटे काम छोड़ने का मौका मिल गया। वह जवान थी और मेहनत मजदूरी कर सकती थी, लेकिन वह बहुत अजीब थी। शुरुआत में वह हर काम बिगाड़ देती थी और हर समय शिकायत करती रहती थी। उसे बिना काम किए हमारा खाना खाते देखकर मैं परेशान हो जाता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। क्लोई तुरंत घबरा गई। ईथन, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैंने उससे कहा था कि अगर वह हमारा खाना खाएगी तो उसे मुझसे शादी करनी होगी। वह बस एक छोटा सा झूठ था। वह इतनी खूबसूरत थी कि मैच मेकर्स बार बार उसके लिए रिश्ते लेकर आने लगे थे। उसे अपनी फियांसे कह देना ही उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका था। जहां हम रहते थे वहां गरीब लोग कम उम्र में ही शादी कर लेते थे। टीन एंगेजमेंट्स बिल्कुल सामान्य बात थी। जब मैंने उसे छोड़ देने की धमकी दी तो क्लोई पूरी तरह असहाय दिखने लगी। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन वह मुझे डरी हुई नजरों से देख रही थी। उसके बाद क्लोई ने जी जान लगाकर काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार अपनी जगह बना ली। समय के साथ उसने अपना एक अजीब पक्ष भी दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे और बाकी लोग खड़े होकर हंस रहे थे। क्लोई स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने यह सब देखा और सीधे दौड़ कर आई, एक लड़के को जमीन पर गिरा दिया। वह बेहद बेरहमी से लड़ रही थी और हर बार सीधे शरीर के नाजुक हिस्सों पर कर रही थी। वह किसी पागल जंगली जानवर जैसी लग रही थी। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उस पल वह मुझे बिल्कुल अजनबी लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर चिल्लाया, क्लोई बस करो। वह तुरंत रुक गई और मुझे उसे वहां से ले जाने दिया। अगर ईथन कहता है रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगी। उस लड़के के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। उसके माता पिता इलाज का खर्च मांगने हमारे घर आ गए। इससे हमारा पहले से संघर्ष कर रहा परिवार और भी गहरे कर्ज में डूब गया। उस रात क्लोई एक कोने में उदास बैठी थी। उसे पता था कि उससे गलती हो गई है। जब मैं उसे मनाने गया तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आई एम सॉरी ईथन, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वह एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह रो रही थी। मेरा दिल पिघल गया, इसलिए मैंने कहा तो फिर अच्छे से रहना। मुझे सिर्फ एक आज्ञाकारी वाइफ चाहिए। ठीक है। अगले दिन क्लोई कुछ पैसे लेकर घर आई। उसने अपनी वॉच बेच दी थी। जब मुझे वह मिली थी तब उसके हाथ में बहुत महंगी दिखने वाली वॉच थी। मैं घबरा गया और बोला, तुमने इसे कैसे बेच दिया? हो सकता है तुम्हारे परिवार को ढूंढने के लिए इसकी जरूरत पड़े। लेकिन वह मुस्कुरा दी। तुम ही मेरा परिवार हो। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। साफ था कि उसे ठग लिया गया था। उस वॉच की कीमत उससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन क्लोई को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पूरी तरह आज्ञाकारी बन गई थी और सिर्फ मेरी बात सुनती थी। लेकिन जिस लड़के को उसने पीटा था उसके साथ अचानक अजीब अजीब बदकिस्मतियां होने लगीं। उसके जूतों में कीलें निकल आती, उसके कपड़ों में कीड़े मिलते, उसके खाने में जुएं निकल आती, उसकी साइकिल का टायर फट गया और वह नदी में भी गिर पड़ा। इतनी सारी बातें सिर्फ इत्तेफाक कैसे हो सकती थीं? मैंने क्लोई की तरफ देखा। वह बस मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि तभी से क्लोई ने अपनी असली पहचान के संकेत देने शुरू कर दिए थे। उसने मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सुधारी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने इंग्लिश पढ़ी है? वह कुछ पल रुकी। मुझे नहीं पता क्या मैंने पढ़ी है। उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन उसकी लैंग्वेज स्किल्स अब भी बनी हुई थीं। माँ ने मुझसे कहा कि शायद क्लोई किसी बड़े शहर से आई है। मैंने कहा, बहुत अच्छा, मैं भी कॉलेज के लिए किसी बड़े शहर जाऊंगा। माँ चिंतित दिखीं, लेकिन उन्होंने मेरे सपनों को नहीं तोड़ा। अगर क्लोई सच में किसी बड़े शहर की लड़की थी तो हमारा कोई भविष्य नहीं था। हमारे बीच का फासला बहुत बड़ा था। जिस दिन मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म हुए उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। हमारा पुराना घर बुरी तरह टपक रहा था। मेरा बिस्तर पूरी तरह भीग गया, इसलिए क्लोई और मैं फर्श पर साथ सोए। हम इतने करीब लेटे थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। नींद नहीं आ रही। अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो हो जाएगा।
शहर के स्कूलों में बेहतर स्टूडेंट्स और बेहतर टीचर्स होते हैं। मैं चाहे जितनी मेहनत करूं, शायद उनका मुकाबला न कर सकूं। ईथन, तुम कॉलेज कहाँ जाना चाहते हो? मैंने थोड़ा सोचा। वॉशिंगटन डीसी। मैं नेशनल मॉल देखना चाहता हूँ। हंसना मत, गांव का हर बच्चा उसे देखने का सपना देखता है। ठीक है, फिर हम डीसी जाएंगे, माँ को भी साथ ले जाएंगे। क्लोई, अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। क्लोई ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। 18 साल की उम्र में मुझे पहली बार समझ आया कि किसी से प्यार हो जाने का एहसास कैसा होता है। मुझे बहुत खुशी थी कि वह मेरी फियांसे थी। मैंने उसे बाहों में भर लिया और उसकी गर्माहट को महसूस करने लगा। क्लोई का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने भी धीरे से मुझे गले लगा लिया। हम बस चुपचाप एक दूसरे को पकड़े रहे और वह पल बिल्कुल परफेक्ट लगा। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि उस रात मैं अपनी खुशी में इतना खो गया था कि क्लोई में आए बदलाव को देख ही नहीं पाया। वह अब पहले की तरह उलझी हुई नहीं लग रही थी। उसका हर शब्द नपा तुला और धारदार था। अंधेरे में उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। वह उसकी असली पहचान की चमक थी। वर्तमान में लौटकर मैं कोट लेकर बैक स्टेज ही रुका रहा। गेस्ट लाउंज के अंदर क्लोई गुस्से में आग बबूला हो रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह बेहद गुस्से में थी। मैंने दरवाजे की दरार से झांका और देखा कि क्लोई अपनी हील से किसी की उंगलियों को कुचल रही थी और ठंडी आवाज में बोली, यूजलेस। मैं वहीं जम गया। क्या यह सचमुच क्लोई थी? क्या यह वही औरत थी जो हर जगह मेरे पीछे पीछे चलती थी और हमेशा मेरे साथ रहने का वादा करती थी? वही क्लोई जो मेडिकल बिल की वजह से एक कोने में बैठकर रोती थी? शायद यही उसकी असली पहचान थी। डीसी आने के बाद मैंने कुछ बिजनेस मैगजीन्स पढ़ी थीं। तभी मुझे क्लोई के बारे में सच्चाई पता चली। वह मुझसे 8 साल बड़ी थी। वह स्टर्लिंग फैमिली की हेरेस थी। भले ही उसका जन्म शादी के बाहर हुआ था, इससे उसकी हैसियत जरा भी कम नहीं हुई थी। वह अभी 30 साल की भी नहीं हुई थी, फिर भी वह अपनी निर्दयता के लिए बदनाम थी। 1 साल पहले उसने अपनी ही बहन को पागल कर दिया था और परिवार की इकलौती वारिस बन गई थी। सिर्फ कागजों पर पढ़कर मैं क्लोई को इतना निर्दयी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अपनी आंखों से देखकर वह एहसास एक साथ जाना पहचाना भी लगा और अजनबी भी। शायद मुझे कोर्ट वहीं छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं हिचकिचाया, दरवाजा खुल गया। वहां कौन है? क्लोई बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोई बात नहीं थी। मेरे चेहरे पर मास्क था और सिर पर हैट। नीचे झुकी हुई ब्रिम की वजह से कोई मुझे पहचान नहीं सकता था। मैंने शांत स्वर में कहा, यह केलेब के लिए है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बैक स्टेज से गुजर रहे एक स्टूडेंट ने आवाज लगाई, ईथन, तुम अभी तक वापस नहीं गए? जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, क्लोई ने तुरंत मेरी कलाई पकड़ ली। तुम्हारा नाम क्या है? क्लोई लगातार मेरी तरफ देखती रही। जब मैं चुप रहा तो उसने मेरा मास्क उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी मुझे बच निकलने का रास्ता दिख गया। जॉर्डन, तुम यहाँ हो। क्लोई ने मुझे छोड़ा और मेरी जॉर्डन ब्लेक की तरफ बारी बारी से देखने लगी। मैंने कहा, ओलिविया रीड तुम्हें ढूंढ रही थी। ओह ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने कोट वहीं छोड़ दिया और उसके साथ बाहर निकल गया। किस्मत से हमारे नाम आसानी से गड़बड़ा जाते थे। फाउंडर्स हॉल से बाहर निकलने के बाद जाकर मैंने राहत की सांस ली। जॉर्डन ने पूछा, ईथन, तुम मिस स्टर्लिंग से क्या बात कर रहे थे? तुम तो बस उनके लिए कुछ लेने गए थे, है ना? सच में? तुम दोनों के बीच का माहौल बहुत अजीब था। कैसे अजीब? वह तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे अभी जिंदा निगल जाएगी। वह सही कह रहा था। क्लोई सचमुच मुझे निगल जाने वाली नजरों से देख रही थी। इसकी वजह उस गर्मी में छिपी थी जब मैं 18 साल का हुआ था। जिस दिन मेरे एग्जाम रिजल्ट्स आए, उसी दिन केलेब मर्सर फ्रॉस्ट हॉलो पहुंचा। उसने खुद को क्लोई का दोस्त बताया और कहा कि वह उसे लेने आया है। माँ की भविष्यवाणी सच निकली। क्लोई सिर्फ किसी बड़े शहर की लड़की नहीं थी, वह एक अमीर हायरेस थी। वह हमारे पास कैसे पहुंची, इसकी कहानी बहुत जटिल थी। उसकी बहन ने एक एक्सीडेंट करवाया था। क्लोई बच गई थी, लेकिन उसके दिमाग पर चोट लगी थी। अमीर परिवारों की सत्ता की लड़ाई सचमुच बेहद क्रूर होती है। शुरुआत में मैंने केलेब को गेस्ट की तरह सम्मान दिया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि उसके नाम का पहला अक्षर मेरे नाम के पहले अक्षर जैसा ही है, तो मैं वहीं ठिठक गया। घर पर सब लोग मुझे बचपन वाले निकनेम से बुलाते थे, यहाँ तक कि माँ भी। सिर्फ क्लोई मुझे ईथन कहती थी। मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों। अब मुझे लगा कि शायद मैं वजह समझ गया हूँ। क्या जब भी वह मुझे ईथन कहती थी तब उसके मन में कोई और होता था? क्या वह मेरे साथ इसलिए अच्छी थी क्योंकि उसने मुझे केलेब समझ लिया था? केलेब अपने सूट और चमकते हुए शूज में बेहद शानदार लग रहा था। क्लोई के साथ खड़े होकर वह बिल्कुल उसी दुनिया का हिस्सा लगता था और मेरी पैंट पर लगे पैबंद मुझे एक मजाक बना रहे थे। फिर भी जब केलेब
क्लोई को अपने साथ ले जाने लगा तो मैंने पूछा, क्या यही उसकी अपनी इच्छा है? बिल्कुल, उसने बाहें बांधकर मेरी तरफ नीचे देखते हुए कहा। वह स्टर्लिंग फैमिली की हेiress है, उसके हिस्से में करोड़ों की दौलत आने वाली है। क्या तुम्हें लगता है कि वह यहाँ रहकर गरीबी में जिंदगी बिताना चाहेगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे उससे खुद बात करनी है। ठीक है, अगर तुम्हें उसी के मुंह से सुनना है। तभी क्लोई की आवाज आई, केलेब, भगवान का शुक्र है तुम आ गए, मैं तो लगभग ठगी ही गई थी। वह क्लोई की आवाज थी, मुझे पूरा यकीन था। तुमने उसकी बात सुन ली, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। केलेब ने मुझे चुप रहने के बदले बहुत बड़ी रकम दी। तुम नियम जानते हो, मैं वह अपमानजनक पैसा नहीं लेना चाहता था, लेकिन माँ की हालत बहुत गंभीर थी और हमें पैसों की सख्त जरूरत थी। क्लोई मुझे छोड़कर जा चुकी थी, मैं माँ को भी नहीं खो सकता था। मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मैंने खुद को जल्दी संभाल लिया। मैंने अपने सारे विकल्पों पर विचार किया और तय किया कि क्लोई से आखिरी बार एक चीज और लेनी चाहिए। मैंने कहा, बस इतना, ये काफी नहीं है? केलेब मुझे हैरानी से देखने लगा। तो तुम उतने मासूम नहीं हो जितने दिखते हो? मैंने कहा, मैं उसे इसी दिन के लिए अपने घर लाया था। अब खुश हो? अगर चाहते हो कि मैं चुप रहूं तो और पैसे दो। केलेब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मुझे बहुत बड़ी रकम मिली और मैंने उसका एक एक पैसा माँ के इलाज पर खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। जब मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आया तो माँ खुशी से रो पड़ी। वही आखिरी बार था जब मैंने उन्हें मुस्कुराते या रोते देखा। उन्होंने कहा, ईथन, मन लगाकर पढ़ाई करना, मेरी तरफ से नेशनल मॉल और माउंट रशमोर जरूर देखना। मैं पूरी जिंदगी एक गरीब गांव की औरत रही, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकी। प्लीज मुझे दोष मत देना। मैं उन्हें दोष कैसे दे सकता था? उन्होंने मुझे अपना सब कुछ दे दिया था। मैं उनका आभारी था, खुश था और उनसे पूरे दिल से प्यार करता था। बाद में मैं डीसी चला गया और नेशनल मॉल तथा माउंट रशमोर देखा। फिर मैंने माँ का लास्ट नेम अपना लिया और ईथन हेज बन गया। क्लोई स्टर्लिंग नाम धीरे धीरे मेरी यादों से धुंधला पड़ने लगा। सिर्फ कभी कभी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए मुझे याद आ जाता कि यही वह जगह थी जहां वह बड़ी हुई थी। ये सारी जगहें उसके लिए बिल्कुल साधारण थीं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता था? हम फिर कभी नहीं मिलने वाले थे। हालांकि वह अंदाजा पूरी तरह सही साबित नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद मैंने क्लोई को पूरी तरह अपने दिमाग से निकाल दिया। अगली स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में प्रेसिडेंट ब्रुक्स ने कहा कि मिस स्टर्लिंग सबके रिज्यूम अपने साथ ले गई हैं। मेरा दिल एकदम सिमट गया। रिज्यूम? हाँ, पता नहीं उन्हें उनका क्या करना है, लेकिन उनमें हमारे नाम, फोटो, होम टाउन और बाकी पर्सनल डिटेल्स भी हैं। उसके लिए मैं अब एक खुली किताब था। फिर भी मैंने थोड़ी सी उम्मीद पकड़ कर रखी। क्लोई के पास अब सब कुछ था, वह मेरे जैसे गरीब स्टूडेंट की परवाह क्यों करेगी? मीटिंग खत्म होने के बाद हम ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। मेरे आगे चल रहा लड़का अचानक रुक गया और हैरानी से देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ मिस स्टर्लिंग? मैंने ऊपर देखा। क्लोई हॉलवे की दीवार से टिक कर खड़ी थी। मैं मुड़कर भागने लगा। ईथन हेज, बहुत समय हो गया। क्लोई मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गई। वहां सबसे सस्ती डिश की कीमत भी मेरे एक महीने के खर्च के बराबर थी। उसने कुछ नहीं खाया, वह बस मुझे देखती रही। मैंने भी कोई झिझक नहीं दिखाई। जब उससे बच ही नहीं सकता था तो पहले पेट भर लेना ही बेहतर था। कुछ देर बाद क्लोई ने आखिर पूछा, तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? हमारी दोबारा मुलाकात के बाद उसने मुझसे सबसे पहला यही सवाल पूछा था। मैंने क्रैब का एक टुकड़ा खाते हुए कहा, आइए भी मिस स्टर्लिंग, क्या आप सच में यह सवाल पूछ रही हैं? मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, आप स्टर्लिंग होल्डिंग्स की हेiress हैं। हमारी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो हमारी जिंदगियां अलग हैं। द गिल्डेड टेबल इस शहर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ आने वाले हर इंसान को मैं जानती हूँ। मैं उसकी बात नहीं समझा, इसलिए चुपचाप सुनता रहा। सबने मुझे तुम्हें यहाँ लाते हुए देखा है। बहुत जल्द कोई तुम्हारे बैकग्राउंड की जांच करेगा और हमारे रिश्ते की भी पड़ताल करेगा। तब तुम खुद को छिपा नहीं पाओगे। मुझे डर नहीं लगा, मैं बस मुस्कुरा दिया। वाह, इतना ताज़ा क्रैब मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसकी कीमत वाकई वसूल है। इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट एक चीज है। क्या? तुम्हें पैसे पसंद हैं, है ना? मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इसकी खबर है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो केलेब, वह सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। सच? तुम दोनों तो शादी करने वाले लगते हो। बकवास। पुरानी क्लोई मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करती। जब हमारी नजरें मिलीं तो उसकी आंखों की कुछ आग ठंडी पड़ गई। मेरा मतलब, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। सच? तो फिर तुम काफी बड़े प्लेयर निकले। तुमने सबको यही सोचने दिया। बात करते करते मेरे मुंह से क्रैब का एक छोटा सा खोल उड़कर क्लोई के चेहरे पर जा गिरा। वह एकदम जड़ हो गई और उसे पोंछना तक भूल गई। मुझे ऐसी बेतुकी अफवाहों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं लगी। अगर हर अफवाह साफ करने बैठूं तो पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। बोलते बोलते वह अचानक रुक गई। उसे एहसास हो गया था कि वह मुझे सफाई दे रही थी। क्लोई जैसी ताकतवर और जिद्दी औरत किसी के सामने इतनी बातें कभी नहीं करती थी। तुम्हारी बात में
में दम है। मैंने सिर हिलाया। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे जैसे प्लेयर को कभी गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हें 2 मिलियन में खुद को बेच देना सही फैसला था। तो क्या हम अब भी साथ सोने वाले हैं? क्लोई ने गुस्से में मुझे धक्का देकर अपनी पोर्शे में बिठा दिया। उसने 1 घंटे का रास्ता सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर लिया। स्टर्लिंग हाउस पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही हम अंदर गए, उसने मुझे एंट्रेंस के कैबिनेट से दबा दिया। उसने अपने दांतों से मेरी कॉलर खींचनी शुरू कर दी। वह बेचैन और उतावली थी। मैंने कोई विरोध नहीं किया। तभी सबसे अहम पल पर मैंने कहा, मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिस में जाना चाहता हूँ। क्लोई अचानक रुक गई। मैंने फिर दोहराया, स्टर्लिंग होल्डिंग्स का एग्जीक्यूटिव ऑफिस। वहाँ इंटर्नशिप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जिनके पास अच्छे कनेक्शंस होते हैं। मैं आधी जिंदगी मेहनत कर लूं तब भी वहाँ नहीं पहुंच सकता। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस वह मौका चाहिए। यह स्टर्लिंग होल्डिंग्स था। वहाँ इंटर्नशिप पाने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स कुछ भी करने को तैयार रहते थे। क्लोई ने धीरे धीरे मुझे छोड़ दिया। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं मुस्कुराया। मैं स्टर्लिंग होल्डिंग्स में सीखना चाहता हूँ। फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। धड़ाम! क्लोई ने दरवाजे के पास रखा एक वाजे उठाकर जमीन पर दे मारा। वह चकन्नाचूर हो गया। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं था। वह लगभग निराश होकर मेरी तरफ देखने लगी। क्या अब हमारे बीच सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करना ही बचा है? और क्या बचा है? तुम्हारे पास दूसरा रास्ता भी है। मुझे फिर से अपना बना लो, मुझे वापस जीत लो। मैं तुम्हें जो चाहो दूंगी। नहीं, वह बहुत झंझट है। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार भी नहीं चाहिए। दोनों मेरे किसी काम के नहीं हैं। ईथन, अब ईथन हेज। मैंने माँ का लास्ट नेम अपना लिया है। ओह सही। वह कुछ पल चुप रही। तुम्हारी माँ 2 साल पहले? हाँ, तुम्हारे जाने के तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। क्लोई, मैं अब एक अनाथ हूँ। मेरे पास दिल रखने की हैसियत नहीं है। क्या तुम्हें पता है मैं उस समय कैसे जिंदा रहा? पहले तुम चली गई, फिर माँ भी चली गई। तुम दोनों एक ही महीने के अंदर मुझे छोड़कर चली गई। मैं माँ को नहीं बचा पाया, मैं तुम्हें भी नहीं रोक पाया। मैंने केलेब के पैसे ले लिए। हाँ, मैंने लिए, क्योंकि मेरे पास माँ के इलाज के पैसे नहीं थे। तुम्हारे पास इतनी दौलत थी, लेकिन तुम बिना पीछे देखे चली गईं। मेरे पास और क्या रास्ता था? जितना मैं बोलता गया, कमरे का माहौल उतना ही भारी होता गया। उसके हाथ से खून बहकर फर्श पर टपक रहा था। मैं डीसी में बिल्कुल अकेला था। मुझे जिंदा रहना था। एक दिन काम न करने का मतलब था भूखा रहना। क्लोई, मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था, और तुम मुझसे पूछती हो कि मेरे पास दिल है या नहीं। मुझसे ऐसा सवाल पूछते समय क्या तुम्हारे पास दिल था? उसका चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं। मुझे लगा वह भड़क जाएगी, मुझे उसी तरह अपमानित करेगी जैसे उसने उस आदमी की उंगलियां कुचल दी थीं। लेकिन लंबे समय तक चुप रहने के बाद क्लोई का गुस्सा गायब हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगी। ईथन, प्लीज मेरे साथ रहो। मैंने बिना एक पल गंवाए मना कर दिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। 18 साल की उम्र में मेरे दिल में सिर्फ एक पल के लिए एहसास जगा था, और वह क्लोई के लिए था। शायद इसलिए क्योंकि मैं गरीबी में बड़ा हुआ था। मैंने बचपन में ही एक बात सीख ली थी, जो चीज कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती, उसकी चाह मत करो। जब क्लोई मुझे छोड़कर गई थी तब मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मैं बहुत जल्दी संभल गया। अब वही मुझे वापस चाहती थी। कितना अजीब था। शायद वह अमीर और खूबसूरत लड़कों से ऊब गई थी और अब कुछ अलग चाहती थी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जानता था कि हम दोनों अलग अलग दुनियाओं से आते हैं। मुझे सिर्फ अपना भविष्य बनाना था। आखिरकार क्लोई ने मुझे जाने दिया। अगले दिन मुझे स्टर्लिंग होल्डिंग्स से इंटर्नशिप ऑफर मिल गया। मैं काम में पूरी तरह डूब गया। सीखने का हर मौका मैं पकड़ लेता था। शुक्रवार की आधी रात को जाकर हमें घर लौटने की छुट्टी मिली। मेरे कोवर्कर्स अपनी डेस्क पर झुके हुए फोन्स चला रहे थे। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, मिस स्टर्लिंग ट्रेंडिंग पर हैं। उन्होंने कहा है कि मिस्टर मर्सर उनके फियांसे नहीं हैं। गपशप सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। मैं चुपचाप अपनी फाइल्स व्यवस्थित करता रहा। जरा दिखाओ, मिस स्टर्लिंग कह रही हैं कि उनके फियांसे कोई और हैं। वह चाहती हैं कि लोग मिस्टर मर्सर को उनका फियांसे मानना बंद करें। अगर मिस्टर मर्सर नहीं है तो फिर कौन है? मिस्टर मर्सर के अलावा कौन उनके लायक हो सकता है? उन्होंने कहा है कि वह एक स्टूडेंट है और उसका नाम नहीं बताया जा सकता। कैसा स्टूडेंट होगा जो यह कर गया? अरे हेज, तुम भी स्टूडेंट हो, और वह लड़का पहले से ही मिस स्टर्लिंग का फियांसे है। अरे, मिस्टर मर्सर ने X2 पर पोस्ट किया है। सच? अब तो मजा आएगा। हाँ, केलेब ने कविता की एक पंक्ति लिखी है। मैंने अपना दिल चांद को सौंप दिया, लेकिन उसकी रोशनी नाले पर पड़ी। साफ था कि क्लोई उस कविता का चांद थी, और क्या मैं वह नाला था? मेरे होंठ हल्के से फड़क उठे। मैंने अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकल गया। स्टर्लिंग टावर के बाहर मैंने एक लड़की को गुलाबों का गुलदस्ता ली खड़े देखा। मेरा सिर दर्द करने लगा। वह वनेसा क्रॉस थी। जब मैं बोबा शॉप में काम करता था, तब से वह मुझे लगातार परेशान करती आ रही थी। मैं उसे कई बार मना कर चुका था, लेकिन वह मानती ही नहीं थी। अब वह यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ गई थी। वनेसा अपने कॉम्पैक्ट मिरर में खुद को देख रही थी। मुझे देखते ही उसने अपने हिसाब से एक आकर्षक मुस्कान दी। हे हैंडसम,
मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अगर फिर से मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। इतने ठंडे मत बनो। क्या मेरे साथ डेटिंग करना इतना बुरा होगा? मैंने उसकी फ्लर्टिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वनेसा गुस्से में आ गई। ईथन हेज, अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमाओ। मेरे एक इशारे पर तुम्हारे जैसे लड़के दौड़ते हुए आ जाते हैं। तुम्हारे पास मिरर है, उसमें खुद को देख लो। अगर उससे भी काम न चले तो किसी पानी के गड्ढे में देख लेना। गुस्से से पागल होकर वनेसा ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। इतने तेज हो? पता नहीं बेड में भी इतने ही तेज हो या नहीं। तभी मेरी नजर के कोने से मैंने स्टर्लिंग टावर से बाहर आते हुए एक परिचित चेहरा देखा। वह क्लोई थी, हमेशा की तरह ठंडी और दूर दूर रहने वाली। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ही मैंने वनेसा को जोर से धक्का दिया और अपनी वाटर बॉटल का सारा पानी उसके सिर पर उड़ेल दिया। दफा हो जाओ, दोबारा मुझे हाथ लगाया तो बुरी तरह पीटूंगा। क्लोई वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह हैरान। क्या उसे लगा था कि मैं उसके आने का इंतजार करूंगा ताकि वह मुझे बचाए? अब नहीं। ऐसे सपने मैंने बहुत पहले देखना छोड़ दिए थे। मुझे धक्का देने के बाद वनेसा खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। वह गालियां देती हुई फिर मेरी तरफ झपटी, लेकिन क्लोई ने एक किक मारकर उसे गिरा दिया। क्लोई ने बर्फ जैसी ठंडी नजरों से वनेसा के हाथ को अपनी हील के नीचे दबा दिया, बिल्कुल उसी दिन की तरह। वनेसा दर्द से चीख उठी। मैं पुलिस बुलाऊंगी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बुला लो, हिम्मत है तो बुलाओ। वनेसा की नजर क्लोई की रिस्ट पर बंधी वॉच पर पड़ी और वह तुरंत डर गई। आंसू बहाते हुए वह गिड़गिड़ाने लगी। मैम, मुझे नहीं पता था कि वह आपका आदमी है। मैं उसे दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं वहां से जाने ही वाला था, लेकिन यह बात मुझे खटक गई। मैं उसका नहीं हूँ, मैं अपना खुद का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। क्लोई ने मेरी तरफ देखा। उसने वनेसा को तब छोड़ा जब वह रोने लगी। सब खत्म होने के बाद क्लोई ने मुझे राइड ऑफर की, लेकिन वह कैंपस की तरफ नहीं जा रही थी। गलत रास्ता है, मुझे वापस स्कूल छोड़ो। क्या इतनी रात को तुम्हें डॉर्म में घुसने देंगे? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। कुछ सालों के बाद तुम काफी मजबूत हो गए हो। तुमने पलटकर लड़ना भी सीख लिया। मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वह बोलती रही। काम कैसा चल रहा है? अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, और तुम मेरे लिए अपनी पहुंच इस्तेमाल करोगी? हाँ। क्लोई, क्या तुम्हें मेरी मदद करने की आदत पड़ गई है? हाँ, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे लिए काम आना ही मेरे लिए काफी है। क्लोई मुझे स्टर्लिंग हाउस ले गई और बोली कि वह मुझे कल वापस छोड़ देगी। इस बार घर की लाइटें जल रही थीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसका घर कितना ठंडा और खाली लगता था। तभी उसने अचानक एक फर्स्ट एड किट निकाल ली। मैंने पूछा, ये किस लिए? तुम्हारे हाथ के लिए। ऐसा मत सोचो कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान रह गया। मेरा हाथ सच में जल गया था। एक क्लाइंट के लिए गर्म पानी लाते समय वह झुलस गया था, लेकिन प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। पूरे दिन मैंने इसे छिपा कर रखा था। उसे कैसे पता चला? क्लोई ने मेरा हाथ पकड़कर दृढ़ता से कहा, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते ईथन। मेरे सामने तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। इतनी ठंडी और घमंडी दिखने वाली औरत मेरे हाथ पर दवा लगाते समय बेहद धैर्यवान और नरम थी। मैं चुपचाप इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी। वह माँ और क्लोई की साथ वाली फोटो थी। यह उस समय की थी जब क्लोई हमारे साथ रहने आई थी। उसके 4 महीने बाद शहर से कोई कैमरा लाया था और माँ ने फैमिली फोटो लेने को कहा था। मुझे याद है उस दिन माँ फोटो को सीने से लगाकर धीरे से बोली थी, हमारा 3 लोगों का छोटा सा परिवार। क्लोई ने भी खुशी से दोहराया, 3 लोगों का परिवार। वह एक बिल्कुल साधारण दिन था, लेकिन हम कभी उस दिन में वापस नहीं जा सके। मुझे माँ की बहुत याद आई। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। रुको, क्लोई के पास वह फोटो कैसे आई? अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने पूछा, रुको, क्या ये फोटो हमारे पुराने घर में नहीं थी? जब मैं तुम्हें ढूंढने गई थी तब मैं इसे वापस ले आई। तुम मुझे ढूंढने गई थी? टीसी में 1 महीना बिताने के बाद मैंने सब कुछ निपटा लिया और वापस गई, लेकिन घर खाली था। वॉल्टर बून ने बताया कि माँ की मौत हो चुकी थी और अंतिम संस्कार के बाद तुम फ्रॉस्ट हॉलो छोड़ चुके थे। क्यों? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्लोई ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। तुम्हें डीसी ले जाने के लिए। और क्यों? लेकिन क्या तुम मुझसे नाराज नहीं थी? तुमने मुझे $2 मिलियन के बदले छोड़ दिया था। क्लोई ने थकी हुई सांस ली। लेकिन चाहे मैं कितनी भी नाराज थी, तुम फिर भी मेरे पति थे। मैं और क्या करती? मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। जिस दिन तुम गई थी तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तुम मुझसे मिलना तक नहीं चाहती थी। मैं तुमसे मिलने से मना नहीं कर रही थी। उस समय मैं भी अपना परिवार खो रही थी। जिस दिन केलब मुझे लेकर गया उसी दिन मेरे दादाजी आईसीयू में थे। मेरा जन्म शादी के बाहर हुआ था और मेरे साथ हमेशा गंदगी की तरह व्यवहार किया गया। रिचर्ड स्टर्लिंग मुझे घर सिर्फ इसलिए लाया था ताकि विक्टोरिया पर दबाव डाल सके, और मेहनत करो नहीं तो इनाम तुम्हारी बहन को मिलेगा, कुछ हासिल करो नहीं तो कंपनी तुम्हारी बहन को मिलेगी। मैं सिर्फ तुलना करने का एक जरिया थी। आखिर में मुझे कुछ भी नहीं मिला और मुझे विक्टोरिया और मार्गरेट के गुस्से से हमेशा डरते डरते रहना पड़ता था। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं एक इलेजिटिमेट डॉटर थी। मेरे पिता ने धोखा दिया था, लेकिन उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। अगर मेरे पास कोई विकल्प होता
तो मैं कभी जन्म ही नहीं लेना चाहती। अपनी 20 की उम्र में क्लोई की प्रतिभा खुलकर सामने आने लगी। विक्टोरिया अब उसे दबा नहीं पा रही थी। क्लोई के सामने वह पूरी तरह अयोग्य लगने लगी। इसी वजह से 3 साल पहले वह बदनाम फैमिली ड्रामा हुआ। विक्टोरिया ने क्लोई के खिलाफ साजिश रची। क्लोई बच तो गई, लेकिन उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। फिर उसे मरने के लिए ब्लैक पाइन के पिछड़े इलाके में फेंक दिया गया। सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि क्लोई खुद जिद करके वहां घूमने गई थी और जो हुआ वह उसी की गलती थी। जैसा विक्टोरिया ने सोचा था, क्लोई तो सिर्फ एक इलेजिटिमेट डॉटर थी। रिचर्ड स्टर्लिंग को कोई परवाह नहीं थी। परिवार ने बस दिखावे के लिए थोड़ी तलाश की और न मिलने पर हार मान ली। आर्थर कॉल्डवेल ही क्लोई का एकमात्र रिश्तेदार था जिसे उसकी सच में परवाह थी। उसके गायब होने के बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। आर्थर ने क्लोई के पुराने एड्स, जिनमें केलेब भी शामिल था, उनसे गुप्त रूप से तलाश जारी रखने को कहा, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। क्लोई आखिरी बार उनसे मिलने के लिए जल्दी से डीसी लौट गई। इथन, मेरा इरादा था कि पहले सब कुछ सुलझा दूं, फिर तुम्हें और माँ को यहाँ ले आऊं। 20 साल से ज्यादा समय में मुझे शायद ही कभी परिवार का एहसास हुआ था। सिर्फ तुम्हारे साथ तुम ही मेरा परिवार थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे वजह पता थी, उसे भी माँ की बहुत याद आती थी। माँ ने हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। जब क्लोई कमजोर थी और लोग उसे तंग करते थे, तब माँ हमेशा उसे सांत्वना देती थी और उसके लिए खड़ी हो जाती थी। फिर तुमने मुझे ईथन क्यों कहा? आखिरकार मैंने वह सवाल पूछ ही लिया जो इतने समय से मुझे परेशान कर रहा था। क्या यह केलेब मर्सर की वजह से था? क्लोई हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। तुम ऐसा क्यों सोचोगे? उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने तुम्हें ईथन इसलिए कहा क्योंकि जब हम मिले थे तुमने अपना नाम ईथन बताया था। ईथन वही नाम था जो मेरे मन में बस गया। जहां तक केलेब की बात है, वह और मैं सिर्फ कोवर्कर्स थे। मैंने उसे कभी ईथन नहीं कहा। वह बहुत ज्यादा निजी संबोधन है। मैं किसी सबॉर्डिनेट को उस नाम से नहीं बुलाती। मैंने बीती बातों को याद किया और अचानक सब कुछ समझ में आने लगा। केलेब ने मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें तुम कह रही थी कि तुम्हें लगभग किसी ने ठग लिया था। क्लोई ने भौहें सिकोड़कर कुछ देर सोचा। मेरा मतलब मेरे पुराने असिस्टेंट से था। वह वफादार लगता था, लेकिन उसने मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। केलेब ने मेरी बातों को संदर्भ से बाहर निकालकर तुम्हें गलत समझा दिया। मेरे दादाजी मरने वाले थे, इसीलिए क्लोई जल्दी चली गई और हम अपना मौका खो बैठे। क्लोई, तुम्हारा टैटू। उसने अपनी बांह की आस्तीन ऊपर की, टैटू दिखाया और गंभीरता से मेरी तरफ देखा। ईथन हेज, आई लव यू। जिस रात तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हुई थीं, तभी से उसी रात मैंने तय कर लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी परीक्षाएं खत्म होने वाली रात वह मुस्कुराई। यह एक और राज है। क्लोई की याददाश्त बहुत पहले ही वापस आ चुकी थी। उसे पता था कि वह कौन है और उसकी असली पहचान क्या है, लेकिन वह उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी। वह सिर्फ मेरी क्लोई बनकर रहना चाहती थी। वह माँ और मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगर केलेब आकर उसे यह न बताता कि उसके दादाजी मर रहे हैं, तो वह इतनी जल्दी कभी नहीं जाती। उसने तय किया था कि वह मुझे सब कुछ समझा देगी, लेकिन मैं गायब हो चुका था, इसलिए उसे कभी मौका नहीं मिला। 2 साल तक उसने हर जगह मुझे ढूंढा। उसे यह पता ही नहीं था कि मैंने अपना लास्ट नेम बदल लिया है, इसलिए वह मुझे कभी ढूंढ नहीं पाई। दोबारा मिलने के 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे कि हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ दोबारा रिश्ता शुरू करने से मना कर दिया। इसके पीछे कोई गहरी वजह नहीं थी। मेरे लिए पढ़ाई और करियर प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। मैं पढ़ाई करता रहा और इंटर्नशिप भी करता रहा। बाद में मुझे पता चला कि क्लोई और केलेब के रिश्ते खराब हो गए थे। असल में वे बचपन के प्रेमी नहीं थे। उनके परिवार भी एक दूसरे के करीब नहीं थे। ये सब क्लिकबेट अकाउंट्स की बनाई हुई झूठी कहानियां थीं। केलेब क्लोई के असिस्टेंट्स में से एक था और काफी समय से उसके साथ काम कर रहा था। विक्टोरिया के हमले के बाद क्लोई ने अपने कई भरोसेमंद एड्स खो दिए थे। केलेब इसलिए बना रहा क्योंकि उसने अपनी वफादारी साबित की थी और बहुत जल्दी ऊंचे पद पर पहुंच गया था, लेकिन उसने अपने बॉस की निजी जिंदगी में दखल देकर हद पार कर दी। 1 महीने बाद केलेब ने स्टर्लिंग होल्डिंग्स छोड़ दिया। लोगों ने पूछा कि मैंने उससे बदला क्यों नहीं लिया। सच कहूं तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ जाना ही बेहतर था। जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प चीजें थीं। कुछ महीनों बाद पूरी कंपनी को पता चल गया कि क्लोई मेरा पीछा कर रही है। यह सब एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान शुरू हुआ। क्लाइंट एक घमंडी, नई दौलत वाली मध्यम उम्र की महिला थी। उसे जवान मेल एम्प्लॉयीज पर डोरे डालने की आदत थी। इस बार उसने मुझे चुना। उसने मुझे छूने की भी कोशिश की, लेकिन वह क्लाइंट थी, इसलिए मैं सिर्फ उससे बचता रहा। उसी समय क्लोई वहां से गुजरी और उसने सब कुछ देख लिया। बिजनेस जगत में क्लोई स्टर्लिंग अपने गुस्से के लिए बदनाम थी। वह अंदर आई और उस औरत के बाल पकड़कर खींच ली।
क्लोई कभी हाथ नहीं रोकती थी और वह औरत उसका सामना नहीं कर सकी। कंपनी की इमेज बचाने के लिए मैं तुरंत दौड़ कर गया और क्लोई की कमर पकड़कर उसे रोक लिया। बस क्लोई का सारा गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराई। ठीक है, जैसा तुम कहो। उसकी वह मुस्कान देखकर पूरी कंपनी हैरान रह गई। सब जानते थे कि मिस स्टर्लिंग ठंडी और दूर रहने वाली इंसान थी। किसी को नहीं पता था कि वह इतनी नरम भी हो सकती है। उसी दिन से मैं मशहूर हो गया। स्टर्लिंग होल्डिंग्स में हर कोई मेरा नाम जानने लगा। मेरा नाम उसके टैटू से मेल खाता था और मैं एक स्टूडेंट भी था। जवाब बिल्कुल साफ था। बाद में मैंने क्लोई से पूछा, तुम हमेशा लोगों को मारती क्यों रहती हो? मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी कानून उन्हें नहीं रोक सकता। तब पिटाई ही एकमात्र रास्ता होती है। मैं अपने एम्प्लॉइज को किसी के द्वारा परेशान नहीं होने दूंगी, चाहे वह क्लाइंट ही क्यों ना हो। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर कहा, याददाश्त वापस आने के बाद भी तुम काफी शानदार हो। क्लोई समझदारी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मेरी इंटर्नशिप लगभग खत्म हो चुकी थी और मैंने अपना अगला फैसला कर लिया था। मैंने नक्शे पर फैले विशाल नॉर्थ स्टार हाईलैंड्स की तरफ इशारा किया। ग्रेजुएशन के बाद मैं घर वापस जाऊंगा और उस इलाके को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करूंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं वहां कुछ प्रोजेक्ट्स भी लेकर आ सकती हूँ और गांव के बच्चों के लिए स्कूल बिल्डिंग्स और किताबें डोनेट करूंगी। रुको, क्या हमारी लाइब्रेरी भी तुमने ही डोनेट की थी? हाँ। वह मेरे कंधे पर सिर रखकर टिक गई। उसके चेहरे पर नरमी थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी जब तुम अंधेरे में रोशनी की एक पतली किरण के नीचे बैठकर किताब पढ़ते थे। जिस तरह तुम पूरी तरह अपनी किताब में खो जाते थे, उसी पल मुझे पहली बार तुमसे प्यार हुआ था। कंपनी में मेरी तरक्की बहुत तेजी से हुई। जब मेरी 6 महीने की इंटर्नशिप खत्म हुई तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक रिट्रीट की योजना बनाई। स्टर्लिंग होल्डिंग्स ने खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, खासकर जब उन्हें पता चला कि यह मेरे विदाई समारोह के लिए था। हमारे डिपार्टमेंट हेड ने बहुत बड़ा बजट मंजूर किया ताकि सभी लोग खुलकर आनंद ले सकें। सर्दियों का मौसम था, इसलिए मॉर्गन ने सिल्वर क्रेस्ट माउंटेन पर चढ़ाई करने का सुझाव दिया। क्लोई भी आई। तब तक ऑफिस में सभी लोग इसकी आदत डाल चुके थे। मैं जहां भी होता वह कभी मुझसे ज्यादा दूर नहीं होती थी। सिल्वर क्रेस्ट बहुत खूबसूरत था, लेकिन तभी मुसीबत आ गई। उस रात जब सभी लोग सिल्वर क्रेस्ट लॉज में खाना बना रहे थे, एक कोवर्कर ने पूछा, मिस स्टर्लिंग अभी तक वापस नहीं आई? क्लोई दोपहर में गई थी और अब तक नहीं लौटी थी। ऐसा लग रहा था कि बर्फ गिरने वाली है। मैं घबरा गया। एक बार बर्फ पड़ गई तो पहाड़ बंद हो जाता। वह कहाँ गई? क्या वह सुरक्षित है? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैं और कुछ कोवर्कर्स करीब आधे घंटे तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन क्लोई का कोई पता नहीं चला। मेरी चिंता और बढ़ गई। पहाड़ों में मोबाइल सिग्नल बहुत खराब था, कॉल लग ही नहीं रही थी। शाम ढलने पर एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे सही दिशा बताई। उसने कहा कि उसने ट्रेल हेड के पास एक खूबसूरत टूरिस्ट को देखा था। मैं तुरंत वहां दौड़ पड़ा। दूर से ही मुझे क्लोई दिखाई दी। वह बर्फ से ढकी जमीन पर बैठी थी। वह दृश्य बिल्कुल 3 साल पहले जैसा लग रहा था। जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी, वह भी बर्फीले तूफान में ठीक ऐसे ही बैठी थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि फिर से कुछ बुरा हो गया है। क्लोई, क्लोई! तेज हवा मेरी आवाज को निगल गई। उसने कोई हरकत नहीं की। घबराकर मैं जोर से चिल्लाया, क्लोई! तभी उसने धीरे से सिर उठाया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी चिंता में पागल हो गया था। तुम यहाँ बाहर क्यों हो? मैं एक पौधा ढूंढने आई थी। यहाँ के लोगों ने कहा कि यह बर्फ को चीर कर उगता है। ये तुम्हारी तरह मजबूत है। उसने बहुत सावधानी से अपने हाथ खोले। उसके हाथों में बर्फ से ढका एक छोटा सा अंकुर था। मैंने कहा, इसे यहीं छोड़ दो। अगर बर्फ पिघल गई तो ये जीवित नहीं रहेगा। इसे मत ले जाओ। ठीक है। क्लोई ने आज्ञाकारी होकर उसे फिर से मिट्टी में लगा दिया। अगला बर्फीला तूफान आने से पहले मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। चलो क्लोई, वापस चलते हैं। पूरे रास्ते क्लोई और मैं हाथ पकड़े रहे। कल सुबह सूर्योदय के समय छोटी सुनहरी चमकेगी। देखना चाहोगे? हाँ, साथ में देखेंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हें सुबह जल्दी जगा दूंगी। जरूरत नहीं, हम अपने कमरे से साथ में देखेंगे। क्लोई को मेरी बात समझने में एक पल लगा, फिर वह खुशी से लगभग उछल पड़ी और पूरी तरह अपना संयम खो बैठी। अच्छा हुआ आसपास कोई कोवर्कर नहीं था। फिर भी उसे इस तरह देखकर वह बिल्कुल वैसी ही लगी जैसी भोली सी लड़की को मैं पहले जानता था। हम सिल्वर क्रेस्ट लॉज लौट आए और सबको बताया कि हम सुरक्षित हैं। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, क्लोई पंजों के बल उठी और उसने मुझे चूम लिया। उसके होंठ अब भी बर्फ की वजह से ठंडे थे। मैं ये उस रात से करना चाहती थी जिस रात तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हुई थीं। अगली सुबह हम सुनहरा सूर्योदय नहीं देख पाए, लेकिन कोई बात नहीं थी। हमारे पास आगे भी बहुत मौके आने वाले थे। नॉर्थ स्टार हाईलैंड्स प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद क्लोई और मेरी शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी। मुझे सादगी पसंद थी और उसने हर फैसला मुझ पर छोड़ दिया। शादी में क्लोई ने अपना सारा संयम खो दिया और मुझसे भी ज्यादा रोई। उसने कहा, अब मेरा भी एक घर है। मैंने कहा, मेरा भी। समय की लंबी यात्रा में भटकती 2 अकेली रूहों को आखिरकार एक दूसरे का साथ मिल गया। शादी की अगली सुबह क्लोई मेरे पास नहीं थी। बिजनेस जगत की मशहूर ठंडी स्वभाव वाली सीईओ रसोई में एप्रन पहनकर खड़ी थी।
घर में बस इतना सामान बचा था कि 2 कटोरी एग नूडल्स बन सकें। माँ के बनाए एग नूडल्स हमेशा मेरे पसंदीदा थे, लेकिन मैं कभी उनका वही स्वाद नहीं बना पाया। सिर्फ क्लोए ने ही सच में माँ की रेसिपी सीखी थी। बर्तन से उठती भाप अपने साथ एक साधारण लेकिन सुकून देने वाली खुशबू ला रही थी। अचानक मुझे माँ की पहले से भी ज्यादा याद आने लगी। उस गरीब गांव में उन्होंने मुझे अनगिनत प्यार और धैर्य दिया था। वह खुद पढ़ी लिखी नहीं थीं, फिर भी हर दिन मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती थीं। वह खुद भूखी रहती थीं, लेकिन मेरे लिए किताबें और स्कूल का सामान उधार लेने हर जगह दौड़ती थीं। उनके प्यार ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए लड़ने का हौसला दिया। माँ, अब मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना करियर है। क्या आप मुझे देख रही हैं? उठती भाप ने मेरी आंखें नम कर दी। क्लोए पीछे से आकर मुझे बाहों में भर लिया। ईथन, अब मैं तुम्हारा परिवार हूँ। घर क्या बनाता है? कोई महंगी स्पोर्ट्स कार नहीं। घर वह है जहाँ हम दोनों सुबह से शाम तक साथ रहें और हमारी रसोई से उठता धुआं हमारी जिंदगी की गर्माहट बन जाए।